तो आज के इस वीडियो में संस्कृत का जो बुक है पीयूषम द्वितीय भागा, इस बुक का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, जो कि आपका मैट्रिक के परीक्षा में पूछा जाता है। उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अब तक 2015 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का डिस्कशन जो है इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करवाने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पिछले वाले वीडियो में पाटलिपुत्र वैभवम नामक जो पाठ है, निबंधात्मक पाठ है, इस पाठ को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा चुके हैं आपको। उस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसको समझाने वाले हैं आपको बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका हिंदी मीडियम में ही पूछा जाता है। चैप्टर को यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना देंगे। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो लिखे हैं एक लाइन में लिखे हैं, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हैं। ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, जगह के कमी के कारण ऑप्शन यहाँ नहीं दे पाए, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे दे करके क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सारा कुछ आपको समझाने वाले हैं। तो पहला आपका है पटना शब्द पतन से बना है। आपको चैप्टर पढ़ाए हैं तो पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो पटना शब्द पूछा जाता है कि किससे बना है, तो पटना जो शब्द है पतन से बना है। पतन मतलब बंदरगाह होता है। ये जो पटना शब्द आया, पटना नाम आया, कहाँ से आया, कहाँ से निकला, तो पतन से निकला। कहाँ से निकला? पतन से निकला। पतन का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह होता है। पतन का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाले सब प्रश्न है, यही सब आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा इस चैप्टर से, एकदम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के कौनवें गुरु थे, कौन नंबर के गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। आपको याद रखना है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के किस धर्म के 10वें गुरु थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। या पूछा जाएगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। तीनों तरीके से आपसे क्वेश्चन एकदम पूछा ही पूछा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये सब आप समझ जाएंगे तो ऑप्शन देखते के साथ ही आप आंसर लगा देंगे। तीसरा आपका है पटना में गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु बना हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पटना में गंगा नदी के ऊपर कौन सा सेतु बना हुआ है, कौन सा पुल बना हुआ है? तो गांधी सेतु बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? गांधी सेतु बना हुआ है, ठीक है। फिर आपका है पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर आपका एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो है एक आपका ग्रंथ है जिसके लेखक पूछा जाता है राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। एकदम बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर आपका है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छा था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था किसके शासनकाल में उत्कृष्ट था? ऑप्शन दे देगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, ऐसे करके कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, अर्थात बहुत अच्छा था। फिर है
है ना। फिर आपसे क्वेश्चन लैंग्वेज घुमाकर पूछा है, सिख धर्म के सिखों के 10वें गुरु कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो सिख के आपको बता चुके, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के 10वें गुरु थे। एकदम आपका रिवीजन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछा है इसलिए हम बार बार क्वेश्चन को रखे हैं। जो जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका हम बता रहे हैं, बार बार सुनेंगे तो याद होते चला जाएगा। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना साहिब में, पाटलिपुत्र की धरती पर ही पटना साहिब में हुआ है ना। पटना सिटी का ही नया नाम पटना साहिब हो गया है। फिर आपका है पाटलिपुत्र बिहार प्रांत की राजधानी थी। पूछा जाएगा कौन सा महानगर जो था बिहार प्रांत की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन में पटना रहेगा तो पटना भी टिक करेंगे, क्योंकि वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी जो है पटना ही है। ठीक है। फिर आपका पाटलिपुत्र वैभवम, पाठ का नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम में किस महानगर का वर्णन किया गया है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र महानगर का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र वैभवम नामक पाठ में, निबंधात्मक पाठ में किस महानगर का वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र महानगर का वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। फिर आपका है दामोदर गुप्त ने कुटनीमत, कौन सा, कुटनीमत ग्रंथ की रचना की। आपसे एग्जाम में पूछा है कि दामोदर गुप्त ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो कुटनीतम, क्या नाम है, कुटनीमत। ठीक है। या पूछेगा कि कुटनीमत ग्रंथ के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त नाम याद रखेंगे, इस सब एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका है पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना या पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है परिभूत पुरंदर स्थानम, क्या लिखा हुआ है, परिभूत पुरंदर स्थानम। परिभूत पुरंदर स्थानम महानगर सरस्वती का कुलगृह था। निम्नलिखित में से कौन सा महानगर सरस्वती का कुलगृह था, तो परिभूत पुरंदर स्थानम। परिभूत पुरंदर स्थानम किसको कहा गया है, तो दामोदर गुप्त ने अपने ग्रंथ कुटनीमत में परिभूत पुरंदर स्थानम जो है पाटलिपुत्र को कहा है। परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब होता है इंद्र का स्थान, यानी कि देवलोक, यानी कि स्वर्ग। दामोदर गुप्त ने अपने ग्रंथ कुटनीमत में जो है इंद्र के स्वर्ग के समान जो है पाटलिपुत्र महानगर को बताया है। तो इसलिए कहा गया है कि परिभूत पुरंदर स्थानम जो है महानगर जो है सरस्वती का कुलगृह था, अर्थात विद्या का केंद्र था। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन लैंग्वेज बदल कर पूछा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किस महानगर को दिया गया है, तो पाटलिपुत्र को। दामोदर गुप्त ने अपने ग्रंथ कुटनीमत में परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा जो है पाटलिपुत्र से की है, पाटलिपुत्र से तुलना की है। तो परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब कि पाटलिपुत्र याद रखेंगे। फिर आपका है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। ऑप्शन में पाटलिपुत्र ही था, पटना नहीं था। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, पाटलिपुत्र रहेगा तो पाटलिपुत्र देंगे, पटना रहेगा तो पटना भी हो जाएगा, और पटना साहिब भी रहे तो पटना साहिब भी हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यूनान का राजदूत कौन था, पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे यूनान से आए थे। यूनान एक देश है, जैसे कि भारत एक देश है, उसी तरह से यूनान भी एक देश है जिसकी राजधानी एथेंस है, और मेगास्थनीज जो हैं यूनान से ही आए थे। तो याद रखना है यूनान के राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज थे। फिर पूछा गया है कि मेगास्थनीज पटना जो है किसके शासनकाल में आए थे, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की धरती पर किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। याद रखेंगे कि मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की धरती पर आए थे।
फिर है पाटल पुष्पों की पुतलिका। पाटल पुष्प मतलब होता है गुलाब के फूल। आपको बता चुके हैं वीडियोज में, जब आपका चैप्टर का अर्थ अनुवाद बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तब बताए थे पाटल पुष्प का मतलब क्या होता है, गुलाब का फूल। तो पाटल पुष्प की पुतलिका के आधार पर पटना का नाम क्या रखा गया या क्या पड़ा, तो पाटलिपुत्र पड़ा। पटना का नाम पाटलिपुत्र कैसे पड़ा, तो पाटल पुष्प की पुतलिका अर्थात पाटल पुष्प के नाम से ही पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया या प्रसिद्ध हुआ। फिर आपका है कि पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, पूछा गया है। बहुत सारे 4 गो वंश का नाम लिख देगा, जिसमें या 4 गो है ना, आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो मध्यकाल में है ना, मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र की धरती जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में जब अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ 712 के बाद, और अंग्रेज के आने से पहले, मुगल वंश के अंत होने से पहले का समय जो है मध्यकाल कहलाता है। तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से जाना जाने लगा या प्रसिद्ध हुआ कब, मध्यकाल में। फिर आपका है पूछा गया है पटना में कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में होता था। तो कौमुदी महोत्सव जो था ये आपको गुप्त वंश में, किस वंश में, गुप्त वंश में देखने को मिलता था। गुप्त वंश में जो है पाटलिपुत्र के धरती पर कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था, और यह शरद काल में यानी कि ठंडे ऋतु में, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था। तो ये आपका 19 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग देखें, कितना 19 ऑब्जेक्टिव आपका बताए। ठीक है, अब 6 आपका और बचा हुआ है, हम लोग 6 को कंप्लीट करके फिर आपका जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका पूछा गया है कूटनीमत काव्य के लेखक कौन है। तो कूटनीमत काव्य के जो लेखक हैं दामोदर गुप्त हैं, आपको कई बार बता चुके हैं। और ये लैंग्वेज घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछ लेगा कि दामोदर गुप्त के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा काव्य की रचना की गई। तो बहुत सारे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कूटनीमत भी रहेगा, तो कूटनीमत पे क्या करेंगे, आप टिक करेंगे। या क्वेश्चन पूछेगा कि कूटनीमत के काव्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। ठीक है, फिर आपका पूछा गया है कि कौमुदी महोत्सव किस काल में या किस समय मनाया जाता है, तो आंसर होगा शरद ऋतु में। शरद ऋतु कहने का मतलब क्या, ठंडा के समय में, ठंडा के समय में जो है आपका कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। एकदम ये सब पूछा हुआ है। फिर आपका पूछा गया है कि पटना की नगर पालिका देवी कौन है, तो आपको बता चुके हैं कि पटना के नगर पालिका देवी जो हैं पटन देवी हैं। कौन है, पटन देवी हैं। पटना में ही आपका पटन देवी है। पटन देवी को जो है पटना का नगर पालिका माना जाता है। फिर आपका पूछा गया है कि किसने कहा कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ देखने को मिलेगा। तो गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था कि पाटलिपुत्र की धरती जो है एक महानगर बनेगा। गौतम बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र जो था एक ग्राम था जिसका नाम था पाटलीग्राम, और इस पाटलीग्राम में गौतम बुद्ध बार बार हमेशा आया करते थे और भविष्यवाणी किए कि यह पाटलीग्राम भविष्य में महानगर के रूप में बसेगा, विकसित होगा। लेकिन यहाँ हमेशा बाढ़, आग और युद्ध मतलब कलह देखने को मिलेगा। तो ये गौतम बुद्ध ने कहा था कि पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ बना रहेगा, गौतम बुद्ध ने कहा था। फिर आपका पूछा गया है कि गोलघर कहाँ है, तो गोलघर पटना में है। पटना में ही गंगा नदी के किनारे गांधी मैदान के पास आपका गोलघर है। वैसे पटना में और भी दर्शनीय स्थल है जो कि सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पटना के पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। तो गोलघर है ना, गोलगृह या गोलघर,
तारामंडल, बिहार म्यूजियम, कुम्भरार जहाँ मौर्य काल के अवशेष देखने को मिलते हैं, आपका संजय गांधी जैविक उद्यान जिसको चिड़ियाघर कहते हैं। तो ये सभी क्या है, दर्शनीय स्थल है। वैसे आपका गुरुद्वारा भी है, पटन देवी भी है, ये सब क्या है, दर्शनीय स्थल है। तो गोलघर पटना में है, याद रखेंगे। फिर पूछा गया है वन्ही, वन्ही का अर्थ क्या होता है? तो वन्ही का अर्थ जो है आग होता है। ऑप्शन में आग, पानी इस तरह से करके दिया हुआ था, हवा। तो वन्ही का अर्थ जो है आग होता है। वन्ही का अर्थ क्या होता है? आग होता है, अर्थात अग्नि होता है। तो इतना जो आपको ऑब्जेक्टिव बताए अब तक के 2023 तक का एकदम अपडेटेड ऑब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेन किए इस चैप्टर का, पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का। और अब हम लोग जो सब्जेक्टिव पूछा गया है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों को लिख रखे हैं जो कि 2 नंबर के, कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं। तो पाटलिपुत्र वैभवम से पूछे जाने वाले जितने अब तक के 2015 से लेकर के 2023 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वे सारे यही क्वेश्चन हैं। और ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। और इस चैप्टर से आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। यदि आप पहला वीडियो पाटलिपुत्र वैभवम का जो अनुवाद करवाए हैं, आपको बढ़िया से पढ़ाए हैं, उसका वीडियो देख लेते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं पे हम समझा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ जाएगा और आप इसे लिख लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। बस आप ध्यान से सुनते रहें। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। पहला प्रश्न है, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? तो आपको यहाँ किताब में बताए थे कि राजशेखर ने जो है अपने ग्रंथ कुटनिमताख्य ग्रंथ में पटना का अर्थात पाटलिपुत्र की विशेषता का वर्णन किया है, उसकी विशेषता को बताया है। और इस प्रकार से कुछ वर्णन उन्होंने दिया पाटलिपुत्र के बारे में कि अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो ये जो श्लोक लिखा है, इसी श्लोक में आपको विशेषता दिखाई दे रहा होगा पाटलिपुत्र का। तो आप लिखेंगे किस प्रकार से? आप लिखेंगे कि राजशेखर ने अपने ग्रंथ कुटनिमत में पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया कि पाटलिपुत्र जो था सरस्वती का कुलगृह था। पाटलिपुत्र क्या था? सरस्वती का कुलगृह था। और पाटलिपुत्र एक महानगर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? महानगर हुआ करता था। साथ में ही यह पाटलिपुत्र की जो धरती थी इंद्र के, पुरंदर के, स्वर्ग के समान हुआ करती थी। तो इन सभी बातों को आप लिखेंगे तो एकदम परफेक्ट आंसर होगा और इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्य में करें। पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है इसकी विशेषता को वर्णन करना, मतलब वही विशेषता बताना, 4 से 5 वाक्य में लिखना है। तो आप लिखेंगे पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 25 वर्ष पुराना आपको बताया है। कितना वर्ष पुराना? पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र एक महानगर हुआ करता था और पाटलिपुत्र ही, यह जो धरती है पाटलिपुत्र की धरती, यह सरस्वती का कुलगृह अर्थात विद्या का केंद्र हुआ करता था। इस पाटलिपुत्र की धरती को इंद्र के स्वर्ग के समान माना जाता था और यहीं पर पाटलिपुत्र की धरती पर गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी किया कि पाटलिपुत्र की धरती जो है
आगे चल करके एक महानगर के रूप में बनेगा। तो ये सारी जो विशेषता है आप लिख सकते हैं। आपको जितना हम पढ़ाए हैं उन सारी बातों को आप ज्यादा नहीं 5 को लाइन लिखना है, 4 से 5 लाइन लिखना है। तो आपको जितना पिछला वीडियो पढ़े होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, लिखे होंगे, तो आप 5 गो वाक्य क्या 10 गो वाक्य आप लिख देंगे। तो इन सारी बातों को आप समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज्यादा नहीं 4 से 5 वाक्य में ही आपको इसकी विशेषता का मतलब खासियत, तो पूरे निबंध में ही तो क्या है, पाटलिपुत्र का ही खासियत का दिया गया है, विशेषता को ही दिया गया है। तो 4 से 5 लाइन लिखना है, तो बहुत ही आसान ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। हम यहाँ पे लिख करके लिखेंगे तो एक तो बहुत ये लगता है मिटाना फिर लिखना, मिटाना फिर लिखना, तो वीडियो पॉज कर करके बार बार हमको थोड़ा ये होता है। तो यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं। जब पढ़ाए हैं चैप्टर तो वहाँ पे क्या किया, लिखवा के पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आप यदि नोट्स लिखे होंगे तो एकदम पक्का बना लेंगे। फिर तीसरा है आपका प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम लिखें। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का नाम जब हम लेते हैं तो उसमें एक नाम आता है पुराण। एक ग्रंथ है पुराण। पुराण में जो है, पुराणों में पटना को जो है पुष्पपुर, क्या पुष्पपुर या कुसुमपुर कुसुमपुर नाम बताया गया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों में पटना का नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर बताया गया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमाकर पूछ दिया कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम उल्लेख कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, पुराणों में। कहाँ, पुराणों में जो है पाटलिपुत्र को कुसुमपुर या पुष्पपुर कहा गया है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आंसर भी इसका सेम ही होगा, बस लैंग्वेज को क्या किया है, घुमा दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। फिर आपका है 5वां प्रश्न है पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें अर्थात पाटलिपुत्र कितना समृद्धशाली था, किन किन राजाओं के शासनकाल में पाटलिपुत्र है ना कितना वैभवशाली था, कितना सुंदर था। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र की विशेषता का ही उल्लेख करने के लिए कह रहा है यह प्रश्न। तो इसमें भी आपको क्या बताना है, पाटलिपुत्र वैभव पर प्रकाश डालना है, मतलब पाटलिपुत्र के विशेषता पर ही प्रकाश डालना है। तो ये दूसरा प्रश्न और 5वां प्रश्न दोनों सेम ही है। इसमें भी आपको पाटलिपुत्र के बारे में ही विशेषता लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, जितना आपको नोट्स हम लिखवाए हैं एकदम बोर्ड पर लिखवाए हैं सारी बातें, तो उसमें से 5 गो लाइन, 6 गो लाइन, 4 गो लाइन आप लिख लेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आपका 6 नंबर भी प्रश्न वही है, लैंग्वेज घुमाकर पूछ दिया पाटलिपुत्र की विशेषता का वर्णन करें। पाटलिपुत्र का इतिहास है ना, विशेषता का वर्णन करेंगे तो आप लिखेंगे पाटलिपुत्र का इतिहास है ना, विशेषता निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे पाटलिपुत्र की धरती जो थी विद्या का केंद्र हुआ करती थी। इस धरती को जो है आपको क्या बताए कि इस धरती को जो है इंद्र के स्वर्ग के समान माना जाता था। इसी धरती पर, पाटलिपुत्र के धरती पर ही अनेकों विद्वान पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि, पतंजलि इत्यादि ज्ञान प्राप्त किए और प्रसिद्ध हुए। तो बहुत सारी विशेषता आप लिख सकते हैं, तो उसका आंसर यही हो जाएगा। फिर आपका 7 नंबर है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। एकदम आपको लिखवा चुके हैं, पिछला वीडियो आप जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको हम लिखवा चुके हैं कि पटना के अर्थात पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे कि गोलगृह यानी कि गोलघर, तारामंडल, बिहार म्यूजियम, गुरुद्वारा, पटना साहिब का गुरुद्वारा, पटन देवी, संजय गांधी जैविक उद्यान, ये सभी क्या है, महावीर मंदिर, ये सारे के सारे पटना के पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थल हैं। तो जो अभी हम आपको नाम सुनाए वही इसका आंसर हो जाएगा।
तो 7 नंबर हो गया। फिर 8 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ? प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो आपको बता दें कि प्राचीन काल में कहीं ना कहीं जब गौतम बुद्ध भविष्यवाणी किए थे कि यह पाटलिपुत्र पहले एक ग्राम हुआ करता था, पाटली ग्राम हुआ करता था, उसके बारे में भविष्यवाणी किए गौतम बुद्ध कि यह पाटली ग्राम आगे चल करके महानगर के रूप में प्रसिद्ध होगा, विकसित होगा। ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे इस पाटलिपुत्र के धरती पर बहुत ही महान महान राजाओं का जन्म हुआ, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो है आपका, है ना, प्राचीन काल से ही एक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, विकसित हुआ। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो आपको बताया है उत्कृष्ट, है ना। इसका बहुत ही सरल आंसर होगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। कैसी थी? उत्कृष्ट थी। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर 10 नंबर प्रश्न है, पाटलीग्राम के संबंध में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? तो आप लिखेंगे कि गौतम बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र एक ग्राम हुआ करता था जिसका नाम पाटलीग्राम था। और यहाँ गौतम बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध बार बार आया करते थे, बहुत बार आए और इस ग्राम के बारे में भविष्यवाणी किए कि यह ग्राम जो है भविष्य में महानगर बनेगा। लेकिन यहाँ युद्ध यानी कि कलह, आग, बाढ़ हमेशा निरंतर देखने को मिलेगा। तो यही बात जो है गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र के बारे में कहे थे। तो वही जो बताए वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो 9 नंबर और 11 नंबर दोनों प्रश्न सेम ही है ना। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, एकदम फिक्स है कि यही सब क्वेश्चन आपका आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन बनने का सवाल ही नहीं उठता है। यदि पूछेगा तो आपको जो हम पढ़ाए हैं नोट्स, जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसका जो नोट्स लिखवाए हैं उसको रेडी रखेंगे, उससे बाहर नहीं पूछेगा। फिर आपका 12 नंबर प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे कि पटना आने वाले विभिन्न विभिन्न विदेशी यात्रियों के नाम निम्नलिखित है। इसमें लिखेंगे आप, पहला पॉइंट वाइज लिखेंगे मेगास्थनीज। फिर आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर फाहियान। फिर लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे हुएनसांग। फिर इत्सिंग। ये 4 नाम आपको लिखा है, इतना नाम लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये सारे विदेशी यात्री थे जो पाटलिपुत्र की धरती पर अर्थात पटना आए और अपने अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र का जो विशेषता है, वैभव है, उसका वर्णन किए। फिर आपका 13 नंबर प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है पटना है। ब्रैकेट में लिख देंगे पटना साहिब। पटना अर्थात पटना साहिब है। और जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान होने के कारण यह पाटलिपुत्र, पटना अर्थात पटना साहिब जो है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी वर्तमान में यहाँ एक गुरुद्वारा बना हुआ है जो एक दर्शनीय स्थल है, सभी लोग यहाँ पे जाते हैं और आप भी गुरुद्वारा जा सकते हैं। बहुत ही
शांति मिलेगा यहाँ जा करके। तो इस प्रकार से सिख धर्म के 10वें गुरु के जन्म स्थान होने के कारण सिख संप्रदाय के लिए पटना जो है महत्वपूर्ण स्थान है। तो कहीं ना कहीं आपको आराम से सारी बातें जो हैं समझा चुके। यदि आप ईमानदारी से पहला वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखें, उसका नोट्स बनाएं। तो उसमें जो नोट्स बनवाए हैं उसी नोट्स से आपका ये सारा आंसर लिखा जाएगा। और हम आपको ओरली सुना भी दिए कि क्या किस किस प्रश्न का क्या क्या आंसर होगा, आप सुनकर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पाटलिपुत्र वैभवम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछेगा तो बाहर, इससे बाहर नहीं आएगा। एकदम आपको 100% गारंटी हम कहेंगे, 99%, 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% कहेंगे, मतलब 100% कहेंगे, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस बुक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी बुक से ही बनता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।